नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969060897523804555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं नवंबर माह 2022 से। ऐसा ही करंट अफेयर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का हर मंथ मिल जाया करेगा करीब 5 तारीख तक। मंथ एंड पर आपका करंट अफेयर स्पेशल का वीडियो आता है, उसमें टोटल करंट अफेयर हम कवर करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, यूपी पीसीएस के अपर प्रीलिम्स के लिए, उत्तर प्रदेश की सारी अन्य परीक्षाओं में जहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए आप ये इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर में से आगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, हमारे मंथली करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियोस को देखने के बाद आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। यदि आप हमारा कोई भी पेड बैच परचेज करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट पर। जैसा हमारा फॉर्मेट होता है मंथली करंट अफेयर का, उसी फॉर्मेट में इसको रखेंगे जिस प्रकार ज़्यादा आसानी होती है आपको समझने में। सारे सेक्शन वाइज यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और कोचीन शिपयार्ड के बीच में, जिससे कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कमिट किया है कि देश का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन वीजल जो है बनाया जाएगा। ये सबसे पहले कहाँ पर जारी किया जाएगा? कैटामरन वीजल वाराणसी में जारी किया जाएगा। इस वजह से उत्तर प्रदेश संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने यह भी कहा है कि 6 और इलेक्ट्रिक कैटामरन वीजल उत्तर प्रदेश के लिए बनाए जाएंगे और 2 ऐसे वीजल जो है गुवाहाटी के लिए बनाए जाएंगे। तो देश का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी स्वदेशी तौर पर निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामरन पोत जो है सबसे पहले कहाँ पर जारी किया जाएगा? स्पिरिचुअल सिटी ऑफ वाराणसी में। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीमेंट। आगे हम लोग आ जाते हैं स्कीम्स और कैंपेन सेक्शन पर। स्कीम्स कई सारी हर महीने आती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड को प्रपोज कर दिया गया था, उसके लिए यहाँ पे एक प्लान तैयार कर दिया गया है। 4,000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के द्वारा। 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार इसमें देगी और अन्य इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के माध्यम से 3600 करोड़ रुपए और जुटाए जाएंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन्हांस करना, प्रमोट करना, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना उत्तर प्रदेश में लक्ष्य है। कुल मिलाकर वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगा। मेजर्स डिलॉयट इंडिया लिमिटेड जो है ये बिड दस्तावेजों की जांच करेगा जो स्टार्टअप जो है आना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी इन्वेस्टर्स इस इनोवेशन फंड में सहयोग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके आवेदन की जांच करेगा मेजर्स डिलॉयट। ठीक है, 20 नए उद्यमियों यानी स्टार्टअप्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का समर्थन दिया जाएगा और हर साल 100 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो स्टार्टअप इनोवेशन फंड जो है ये कब आया था आप ध्यान रखेंगे, अगस्त में प्रपोज किया गया था। फाइनली इसको मंजूर कर दिया गया नवंबर 2022 में। 4,000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन किया जाएगा जिससे स्टार्टअप्स को हेल्प की जाएगी और 400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देगी और 3600 करोड़ रुपए यहाँ पर बिडिंग के माध्यम से अन्य इन्वेस्टर्स से जुटाए जाएंगे। बिडिंग जो प्रोसेस है उसको कौन देखेगा? मेजर्स डिलॉयट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है सेम न्यूज़, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मिशन निरामया के बारे में मैंने आपको बताया था मंथली करंट अफेयर के वीडियो में भी। 8 अक्टूबर 2022 को चीफ मिनिस्टर योगी जी ने इसको लॉन्च किया था। निरामया किस लिए? बेसिकली इसका उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राएं जो उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत हैं उनको गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाना और कैरियर काउंसलिंग में उनकी सहायता करना। तो मिशन निरामया किसके लिए? बेसिकली इसके बेनिफिशियरी कौन बनेंगे आपसे पूछेंगे तो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो कोर्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनके लिए मिशन निरामया। 34 सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट को जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के करीब 34 ऐसे जिले हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब इसमें जो हमारे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से और अन्य राज्यों से जो सीमा साझा करते हैं उन सभी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। तो सभी के नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। 34 को बनाया गया, ये जरूर नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि 34 जिलों को बनाया गया है। किस आधार पर बनाया गया है? जिलों के उनके महत्व को देखते हुए पर्यटन और संस्कृति के साथ उद्योग की श्रेणी में विभाजित किया गया है। इन 34 जिलों में पर्यटक सुविधा केंद्र, होटल चेन्स, यात्री प्लाजा विकसित किए जाएंगे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों का प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन लगाया जाएगा। ठीक है, प्रदर्शनी या एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया जाएगा और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो इन जिलों के होंगे उनका। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया है। अभी ड्राफ्ट आया मसौदा ही फाइनल नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं आप ध्यान रख सकते हैं कि ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि एक्सपेंडिचर सब्सिडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी 60% तक दी जाएगी इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट पर। यानी जो हाइड्रोजन संयंत्र लगाने में, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने में जो इलेक्ट्रोलाइजर आता है उसमें उसकी खरीद पर जो खर्चा आता है उसमें 2024 तक 60% सब्सिडी सरकार देगी। और इसमें कहा गया है कि 2027 तक राज्य सरकार मौद्रिक प्रोत्साहन को 20% तक यहाँ पर ले जाना चाहती है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम क्षमता जो प्लांट की होनी चाहिए वो 50 मेगावाट से ऊपर की होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी प्रकाश में आई हैं। तो जो बातें सामने आ चुकी हैं उनको आप ध्यान रख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की उसका ड्राफ्ट जो है कब बना था? नवंबर में। आप ध्यान रख सकते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है।
आगे है नई पर्यटन नीति जो है जारी कर दी गई है अगले 5 वर्षों के लिए, 2026-27 तक के लिए उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति आ चुकी है। नई पर्यटन नीति को जो मेंस का पेपर अगले साल देंगे यूपीपीएससी का, उसका तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स पर्पस से जो न्यूज़ जरूरी है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ सर्किट डेवलप की जाएंगे, उनके बारे में बात की गई है। जैसे भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा, भगवान कृष्ण से जुड़े उनके जीवन से जुड़े स्थलों को डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के लिए कृष्ण सर्किट के तौर पर। देन उसके बाद महाभारत सर्किट डेवलप की जाएगा, महाभारत से जुड़ी जो भी अवशेष हैं या फिर जो भी मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में जो मतलब कह सकते हैं जो स्थल पड़ते हैं जिनका संदर्भ महाभारत से, जैसे लाक्षागृह, गोंडा, कौशाम्बी, मथुरा, बरनावा, एछत्र, कामपिल, इन सबको हस्तिनापुर का जो हिस्सा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसमें महाभारत सर्किट बनाया जाएगा। एक शक्तिपीठ सर्किट बनाया जाएगा जिसमें विंध्यवासिनी देवी, बाकी देवी पाटन, नैमिषारण्य, माँ ललिता देवी, ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी, सहारनपुर, इन सभी जो देवी स्थल हैं उनको टूरिज्म मतलब उनमें टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। फिर एक बनेगा स्पिरिचुअल सर्किट यानी कि आध्यात्मिक सर्किट। इसमें गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया का बिघू आश्रम, आगरा के कुछ जो स्थल हैं, बटेश्वर, हनुमान धाम, इन सबको इसमें डेवलप किया जाएगा। एक सूफी सर्किट बनाया जाएगा, सूफी कबीर सर्किट। उसमें अमेठी, संत कबीर नगर से लेकर कबीरदास जी की जो कर्म भूमि है जैसे वाराणसी के लहरतारा तक इसको ले जाया जाएगा। तो ये कुछ सर्किट हो गए। तो अभी के लिए ये बातें आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की नई टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इंग्लिश मीडियम में भी सेम न्यूज़ दी हुई है, आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट बेस्ड सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई होटल इंडस्ट्री का कोई प्लेयर है, अगर यहाँ पर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 10 करोड़ रुपए का, तो उसको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर 500 करोड़ रुपए से अधिक का कोई इन्वेस्टमेंट होटल इंडस्ट्री से संबंधित कोई स्टेक होल्डर करना चाहता है तो उसको 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, बढ़ते हम लोग आगे। लखपति महिला कार्यक्रम जो है, जो ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार का इनिशिएटिव था, लास्ट ईयर ही शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा एक इनिशिएटिव शुरू किया है। लखपति महिला कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाई जाएगी, जिसको कम से कम वार्षिक 1 लाख तक ले जाया जाएगा। मतलब महिलाएं लखपति बनेंगी, उनकी वार्षिक आय बढ़ा करके 1 लाख साल तक करने की यहाँ पर योजना है। ठीक है, शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, इसमें कहा जा रहा है। 11 जिलों में योजना शुरुआत में चलेगी, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर, सोनभद्र। तो इन सभी में ये योजना चलेगी लखपति महिला कार्यक्रम। और ये किसको टारगेट करते हुए ये योजना चलेगी, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लखपति महिला कार्यक्रम है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है, जो कि शुरू में 2024-25 तक था, अब 2027 तक लक्ष्य किया गया है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्लान ड्राफ्ट किया है, तो उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है वर्ष 2027 तक। तो ये बात बताई गई थी। सौर ऊर्जा नीति भी नई आई उत्तर प्रदेश की। इसमें कहा गया है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, और कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में यानी कि वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा गैर पारंपरिक स्रोतों से। इसमें मेनली सोलर एनर्जी है। सोलर पार्क की स्थापना के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए भूमि जो है लीज पर दी जाएगी सरकार के द्वारा। 5 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता का स्टोरेज सिस्टम वाला अगर सोलर पार्क कोई बनाना चाहता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर से सब्सिडी जो है राज्य सरकार देगी। नीति के तहत अयोध्या सिटी को जो है मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस न्यूज़ का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की नई सौर नीति में किस नगर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, तो उसका उत्तर होगा अयोध्या। ठीक है, अन्य 16 नगर निगमों को और नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में लॉन्ग टर्म में विकसित किए जाने की योजना है। ये यहाँ पर बताया गया हमारी उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी के बारे में। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला है मीडिया ग्रुप CNN न्यूज़ 18 की तरफ से। उसके बाद 51 नर्सों को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 के दिए गए इस बार। तो उसमें उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 2 नर्स शामिल हैं, उनका नाम है सुश्री सुमन दुबे और सहायक कमांडेंट लिस्सी अच्चन कुंजू। ये दोनों उत्तर प्रदेश की नर्स हैं जिनको इन 51 नर्सों में से शामिल किया गया है। आगे स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का होस्ट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, गोरखपुर में, वाराणसी और नोएडा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ओडिशा में, और दूसरे अभी कर्नाटक में हुए थे 2022 में। समिट्स में आप देखेंगे कि 81वां एनुअल सेशन इंडियन रोड कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। और सबसे पहली बार अधिवेशन 1934 में हुआ था दिल्ली में। कुल 5 बार अब तक 81 में से इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, इसमें फोकस स्टेट किसे बनाया गया था, केरल को और उत्तर प्रदेश को। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो में बाकी सारी न्यूज़ बता दी थी कि ओडिशा के मंडप को राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में प्रतिष्ठित प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जो है पार्टनर स्टेट थे, उत्तर प्रदेश और केरल जो है फोकस स्टेट थे, यानी कि मुख्य आकर्षण वाले राज्य थे। और इसकी थीम भी हमने आपको बताई थी, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की थीम थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है ये 27वां जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था UNFCCC का COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट के ही
राष्ट्राध्यक्ष को 2023 में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत ने इनवाइट किया है। इसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है या फिर उत्तर प्रदेश क्यों यहाँ पर ला रहे हैं, वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रयासों को भारतीय मंडप में दिखाया गया था, जो यहाँ पर UNFCCC COP27 में लगा था। भारतीय पवेलियन का विषय था लाइफ एनवायरनमेंट के लिए जीवन शैली, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस मंडप में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए निमंत्रण दिया गया था। इस वजह से उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर आया है और इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ये COP27 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ था 11 नवंबर 2022 को। ठीक है, इसमें जानकारी दी गई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा तिरुवल्लुवर जिले के मप्पेडू गांव में तमिलनाडु के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है विकसित किया जाएगा। पहला चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है उद्यमी महासम्मेलन हुआ था लखनऊ में, और इसी महासम्मेलन के दौरान ही एक इंडिया फूड एक्सपो भी हुआ था यहाँ पर लखनऊ में नवंबर 2022 में। नवंबर में एक और इंपॉर्टेंट हैकाथॉन हुआ था, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यूनेस्को के सहयोग से हुआ था। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 22 अफ्रीकी देशों में इसमें भाग लिया था। 22 अफ्रीकी नेशन यहाँ पे शामिल हुए थे हैकाथॉन में। समापन में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ और साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी। काशी तमिल संगमम जो हुआ था वाराणसी में, इसमें काफ़ी सारे स्कॉलर्स मद्रास यानी कि चेन्नई से यहाँ पर शामिल हुए थे। तो काशी तमिल संगमम में बताया गया था कि कुल मिलाकर जैसे सांझी विरासत साझा करते हैं ये दोनों सिटीज़, वाराणसी और चेन्नई। उत्तर और दक्षिण की जो मिक्स्ड परंपरा है उसको एक दूसरे को समझना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए कंडक्ट किया गया था। काफ़ी सारे स्कॉलर्स यहाँ पर मद्रास से आए थे BHU में। तो BHU और IIT मद्रास जो है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी थी। महीने भर ही चलने वाला कार्यक्रम, अभी भी चल रहा है इसका कुछ फेस। वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इंडिया फूड एक्सपो मैंने बता दिया लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट ये आपकी फेब मंथ में होनी है, लेकिन इसकी तैयारियाँ अभी से चल रही हैं। इसमें कहा गया है कि 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसमें करीब 21 देश अपनी सहमति दे चुके हैं यहाँ पर भाग लेने के लिए। अंतिम तौर पर कितने शामिल होते हैं हम फेब मंथ 2022 में आपको बताएंगे ही। कंट्री पार्टनर के रूप में यहाँ पर नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, UK, मॉरिशस जो है यहाँ पर शामिल होंगे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट। तो उसी के क्रम में ये काफ़ी एक बड़ा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित किया जाएगा। 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो भी आयोजित की जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का टारगेट भी सेट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको हम लोग देखेंगे। एक लोगो भी अनवेल किया गया था, लोगो का अनावरण किया गया था, जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ योगी जी के द्वारा नवंबर में। अभी यहाँ पर कुछ MCQs देख लेते हैं हमेशा की तरह, सेक्शन वाइज के बाद MCQ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन इंडिया कौन है? उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। B। सबसे ज़्यादा MSMEs कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 16 नवंबर 2022 को जारी की गई उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति में किस तरह की सर्किट का निर्माण नहीं किया जाएगा? तो मुगल सर्किट नहीं कोई बनेगा, बाकी रामायण सर्किट बनेगा, कृष्ण सर्किट बनेगा और जैन सर्किट बनेगा। एक न्यूज़ आई थी कि महाराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर एक लैंड पोर्ट बनाया जाएगा। इसका प्लान जो है तैयार हो चुका है। उसके बाद कहा गया था कंसोर्टियम ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर जो है बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल साइंसेज गोरखपुर पे। तो एक तो ये बात हो गई कि कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? गोरखपुर में। और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज जो है ये कहाँ पर है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसमें एक्चुअली गलत पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं, दोनों कथन सही है, कोई गलत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं श्री उमा सिंह। इन्होंने माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से चढ़ाई की है और ऐसा करने वाले प्रथम माउंटेनियर यानी पर्वतारोही बने हैं। ये कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में? ये हैं गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर C। ये माउंट फ्रेंडशिप कहाँ पर है? मनाली में है। लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? हम देख चुके हैं पहले। इसका उत्तर होगा स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की आय को 1 लाख तक और 1 वर्ष में 1 लाख तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कौन सा जंक्शन है उत्तर प्रदेश में जो कि प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना है? ये है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर C। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना है प्रयागराज जंक्शन। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति कहा जा रहा है, इसका अनावरण कहाँ पे किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या में स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी को यहाँ पर अनवेल किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। भारत की प्रथम मानव रहित कार के बारे में यहाँ पे बताना है। MNIT के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इंडिया फर्स्ट अनमैन्ड कार का यहाँ पर सफल परीक्षण यहाँ पे कर लिया है। पहली फेज की टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल हो चुकी है और अहमद मज़ारी जो है प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट एशिया के, उनके सामने इसको दिखाया गया था चला के। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने उनके स्टूडेंट्स के एक बैच ने इंडिया फर्स्ट अनमैन्ड कार को यहाँ पे डेवलप किया है, मानव रहित कार या ड्राइवरलेस कार हम लोग कह सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस जिले में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि लास्ट ईयर जो मोदी जी ने अनवील किया था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में, जो कि जापान के सहयोग से बना था, उससे भी ये बड़ा होगा सीटिंग कैपेसिटी में। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्षों में दलहन उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 वर्षों में दलहन उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा सी। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए झांसी मंडल के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भालू रीछ संरक्षण केंद्र बनाना चाहती है। सही है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक राजकीय खेल प्राधिकरण का सृजन किया जाएगा, ये भी सही है। एक हैप्पीनेस पार्क बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी फंड से, कहाँ पे? गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। अक्टूबर मंथ 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है अप्रूव की गई नवंबर में 3 और डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आगरा में, प्रयागराज में और गाजियाबाद में। ऑलरेडी लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 नगरों में जो है कमिश्नरेट सिस्टम अब लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर के बारे में क्या सही है? ग्रेटर नोएडा में भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर होगा। इसका नाम होगा योटा D1। 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये डेटा सेंटर डेवलप किया गया है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलप किया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश का एक डाक प्रदर्शनी यहाँ पे लगा था यूफिलेक्स नाम से। यूफिलेक्स 2022 से 12वां संस्करण था। 15 से 17 अक्टूबर के बीच यहाँ पर हुआ था, अलीगंज लखनऊ में। इसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था इस फंक्शन को। इसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इसको मनाया गया था। और टिकट एक्सिबिशन यानी कि ये जो प्रदर्शनी लगी थी यूफिलेक्स 2022, उत्तर प्रदेश के, मतलब इसका थीम था उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूशन टू इंडिया प्रॉस्पेरिटी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। यूफिलेक्स का विषय था भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका या योगदान। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? सारे कथन यहाँ पे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। वृंदावन मथुरा को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 2041 तक इसको डेवलप किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी तो काफी समय है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज के बारे में क्या सही है? भारत की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा के बारे में क्या सही है? जनवरी 2023 में शुरू होगी, ये चलेगी वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक। सही कथन है ये। देन इसके बाद दूसरा हमारा कथन कह रहा है कि ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सर्विस होगी, जो कि गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेगी। ठीक है, इसका नाम गंगा विलास रखा गया है। 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी, 50 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से रवाना होगी। तो अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, बाकी आपको कुछ बचा होगा तो बता देंगे हम लोग जनवरी में। अभी तक के लिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज होगी, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक। उत्तर प्रदेश के 7 नगरों में नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन और ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन ने टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। किस शहर को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है? मतलब ये आपका टेक्सटाइल पार्क कहाँ नहीं बनेगा? तो ये नोएडा में नहीं बनेगा। इन 7 शहरों में नोएडा शामिल नहीं है। बाकी कहाँ बनेगा? कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर है, सबसे पहले आप हमको कमेंट करके बताइए कि डिफेंस कॉरिडोर जो है कहाँ से होकर गुजरता है। ठीक, तो ये डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि अस्त्र शस्त्र निर्माण केंद्र जो है कहाँ पर विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। कौन इसको डेवलप करने वाला है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, ये कानपुर में बनाएंगे एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, सही है। उत्तर प्रदेश लगातार 5 वर्षों से टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में टॉप पर है, सही है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। 1, 2 और 3 सारे कथन यहाँ पर आपके करेक्ट हो रहे हैं, सी। 41वें रामायण मेले के बारे में क्या सही है? 27 नवंबर 2022 को अयोध्या में सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में परंपरागत तरीके से 41वां रामायण फेयर यहाँ पे शुरू हुआ था। रामायण मेला ये 30 नवंबर तक चला था। आनंदीबेन पटेल हमारी गवर्नर इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट थी। तो सारे कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था लास्ट मंथ यानी 31 अक्टूबर 2022 को। ये कंट्रीज लार्जेस्ट डेटा सेंटर ये बताया जा रहा था ग्रेटर नोएडा में ओपन हुआ है। उसके बाद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस है डेटा। इसमें कहा गया है कि 60% लोगों को डेटा, देश के करीब 60% लोगों का डेटा ग्रेटर नोएडा के योटा डेटा सेंटर में सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मतलब कह सकते हैं एजेंसी या बॉडी के साथ मिलकर डेवलप किया है? तो हीर नंदानी ग्रुप के साथ मिलकर के बनाया है इस डेटा सेंटर को, ध्यान रखिएगा, हीर नंदानी ग्रुप। और इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कानपुर सूटरगंज में है, मनपसंद रंग और डिजाइन के कपड़े रसायन की बजाय इंजाइम से तैयार करने की एक नई टेक्निक इन लोगों ने खोजी है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर ने। इसमें कहा गया है कि जो फैब्रिक बनेगा एंजाइम से
एंजाइम टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी ये कपड़ा बनेगा। और ये कपड़ा खराब होने पर सीधे मिट्टी में मिल जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा वहीं पर, मतलब बायोडिग्रेडेबल क्लोथ बनेगा और एक तरीके से उर्वर का भी काम करेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। सारे कथन यहाँ पर सही है। अगर देखिए इससे कुछ नहीं भी पूछा गया, आपके काम की ये बात है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक न्यूज़ जरूर कवर करते हुए चलिए, करंट भूल भी जाते हैं तो।